लेक्चर में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का गुजरात सर्कल का। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के मैथमेटिक्स के और जीके के क्वेश्चन हम सभी को सॉल्व करेंगे। अगर आप इनको खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे हमारी क्लासेस में जुड़ के इसका एमसीक्यू फॉर्मेट हमसे ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको आपकी कमियाँ पता नहीं चलेंगी। और ये साथ में आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है आपके एग्ज़ाम की कि आपको एग्ज़ाम किस तरह देना है, आपका कितने टाइम में ये एग्ज़ाम कवर हो जाता है, आपको किस स्पीड से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पता लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं जीडीएस टू एमटीएस का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2020 गुजरात सर्कल। यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ ट्रांजिट सेक्शन इज कॉल्ड एज, परिवहन अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो मेल एजेंट या मेल गार्ड कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ जाएगी बी। Which among the following sentences is correct in respect of unit bag office? यूनिट बैग ऑफिस के रूप में हमें यहाँ पे क्या बताना है, सही वाक्य कौन सा है। Every post office other than branch post office and extra departmental sub offices is identified as unit bag office। शाखा डाकघरों और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एसओस को छोड़कर जितने भी हमारे डाकघर होते हैं उनको क्या माना जाता है, यूनिट बैग ऑफिस कहा जाता है। सही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला गया, ईच ऑफिस विल मेंटेन ए डे बैग बुक एंड सबमिट अ डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू इट्स डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। प्रत्येक कार्यालय एक दैनिक बैग बुक का रखरखाव करेगा और अपने जिला बैग कार्यालय को दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये भी हमारे पास सही है। एवरी हेड रिकॉर्ड ऑफिस सब रिकॉर्ड ऑफिस इन आरएमएस इज आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैग ऑफिस। तो यह हमारे पास गलत है। जो क्या बोला गया कि आरएमएस में प्रत्येक हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस की पहचान यूनिट बैग ऑफिस के रूप में की जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ऑप्शन सही है। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी, ये हो जाएगी डी, ए एंड बी आर बोथ अबव। लेवल्ड बंडल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो लेवल बंडल होते हैं ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एक सॉर्टिंग और दूसरा स्टेशन बंडल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी, ये आ जाएगी ए, स्टेशन बंडल्स एंड सॉर्टिंग बंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, बीच अमंग दी फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल बैग्स। मेल बैग के संबंध में निम्न में ऐसे कौन सा सही है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली है, इट कंटेन्स अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। इसमें पत्र मेल के अपंजीकृत और पंजीकृत लेख शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेन्स स्पीड पोस्ट एंड पार्सल आर्टिकल्स, ये यहाँ पे गलत है हमारे पास कि इसमें स्पीड पोस्ट आर्टिकल और पार्सल आर्टिकल्स भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी, ये आ जाएगी ए। हु विल इशू ए ऑर्डर्स, ए ऑर्डर्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस के द्वारा किए जाते हैं। लगभग हर क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द वेट ऑफ एन एयर मेल बैग और एयर ट्रांजिट बैग शुड नॉट एक्सीड। एक एयर मेल बैग और एयर ट्रांजिट बैग का जो भार है वो कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। बीच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच ऑफिस बैग। ब्रांच ऑफिस बैग के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन यहाँ पे क्या बोलेगी, ब्रांच ऑफिस बैग इज यूज्ड बिटवीन अ ब्रांच ऑफिस एंड इट्स अकाउंट ऑफिस। एक शाखा कार्यालय और उसके खाता कार्यालय यानी कि उसका जो अकाउंट ऑफिस है उनके बीच में जो शाखा अकाउंट है, शाखा कार्यालय बैग है, यानी कि हमारे पास ब्रांच ऑफिस बैग है, उसका यूज किया जाता है। यानी कि एक ब्रांच ऑफिस और दूसरा उसका जो अकाउंट ऑफिस होगा, उन दोनों के बीच में इसका यूज होगा, बिल्कुल सही बात है। ब्रांच ऑफिस बैग्स आर ड्यू बैग्स, ये अपेक्षित थैले होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्रांच ऑफिस बैग्स में बी सेंट लूज और एनक्लोज्ड इन मेल बैग्स मेड अप बाय पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस। शाखा कार्यालय बैग खुले में भेजे जा सकते हैं, उनको लूज भी भेजा जा सकता है, या फिर डाकघरों या मेल कार्यालयों द्वारा बनाए गए मेल बैग में उनको रख के भेजा जा सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ये हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। दी हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा पोस्टल सर्कल इज, तो हरियाणा पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास दी हुई है। अम्बाला तो हमें पता है, बट यहाँ पे अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी दी हुए हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणा सर्कल है उसका जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, अम्बाला कैंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स आर, जो अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं अफोर्ड सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन, उनको जब ट्रांसमिट किया जाता है या ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उनको क्या किया जाता है, सुरक्षा मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। इशूड फॉर डिलीवरी अलोंग विद स्पेशल डिलीवरीज इंटेंडेड फॉर प्रीपेड मेल, जो प्रीपेड मेल के लिए विशेष डिलीवरी के साथ इनको डिलीवरी के लिए जारी किया जाएगा। यानी कि जैसे आपके फुली प्रीपेड आर्टिकल्स हो गए या फिर आपके रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट पार्सल, इस तरह के आर्टिकल्स के साथ इनको डिलीवरी के लिए क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। डिलीवर्ड मोर क्विकली, अधिक तेजी से इनकी बिक्री होगी, यानी कि इनको अधिक तेजी से क्या किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, वितरित किया जाएगा, बिल्कुल नहीं।
नॉट अफोर्ड एनी स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड डिलीवर्ड थ्रू जनरल डिलीवरीज ओनली। ट्रांसमिशन के दौरान कोई विशेष सुरक्षा नहीं दी जाएगी और केवल सामान्य डिलीवरी के माध्यम से वितरित किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी या डी आ जाएगी डी। जो अनपेड पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनको कोई भी स्पेशल सुरक्षा नहीं दी जाती है और उनकी जब डिलीवरी होती है तो उनको जर्नल यानी कि सामान्य डिलीवरी के साथ जो वैसे आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ उनको डिलीवर किया जाता है। द फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर। कुछ शर्तों में डाक के पूर्व भुगतान की सुविधा निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है। तो किसके लिए उपलब्ध होती है हमारे पास? लेटर्स, इनलाइन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड के लिए, पैकेट्स ओनली, अनरजिस्टर्ड पार्सल ओनली। तो ये हमारे पास सभी के लिए उपलब्ध होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी डी, ऑल ऑफ द अबव। If an inland registered article is received in the office of delivery in damaged condition, a notice should be sent to the addressee to attend the post office to take delivery। यदि कोई अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तु क्षतिग्रस्त स्थिति में, यानी कि हमारे पास कोई भी इनलैंड लेटर कार्ड है वो डैमेज्ड कंडीशन में ऑफिस ऑफ डिलीवरी में जब प्राप्त होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक नोटिस भेजा जाता है पोस्ट मास्टर के द्वारा एड्रेसी को कि वो कितने दिन के भीतर पोस्ट ऑफिस में आके अपने आर्टिकल की डिलीवरी ले। तो 7 दिन के भीतर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? इफ ए फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल इज रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज्ड कंडीशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि अगर फॉरेन आर्टिकल है वो इसमें क्या होता है प्राप्त होता है ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? विद इन 15 डेज में उसको एक नोटिस भेजा जाएगा कि 15 दिन के भीतर वो क्या करे, पोस्ट ऑफिस में आके उस चीज़ की डिलीवरी ले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ ए पर्सन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टल चार्जेस आर ड्यू रिफ्यूजेस टू पे द ड्यू अमाउंट द पोस्ट ऑफिस हैज़ द पावर्स टू। तो यहाँ पे क्या बोला गया यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु की डिलीवरी लेने के बाद जिस पर कोई डाक शुल्क दे राशि का भुगतान करने से इनकार करता है तो डाक घर के पास अधिकार है। तो यहाँ पे क्या बोला गया अगर कोई ऐसा आर्टिकल रिसीव होता है जिसके ऊपर अभी कोई भी पोस्टेज चार्जेस पोस्ट ऑफिस को डिलीवर करने हैं यानी कि पोस्ट ऑफिस को देने हैं और वो क्या करता है एड्रेसी उस आर्टिकल को लेने के बाद उन चार्जेस को देने से मना करता है, तो पोस्ट ऑफिस के पास यहाँ पे हमारे पास कौन सा अधिकार है या हमें वहाँ पे बताना है? रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिम इन द वे एज फाइन इम्पोज्ड अंडर दी पोस्ट ऑफिस एक्ट। डाकघर अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने के रूप में उससे राशि वसूल करे। विदहोल्ड एनी आर्टिकल एड्रेस्ड टू हिम नॉट बीइंग ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। उसे संबोधित किसी भी लेख को रोके जो भारत सरकार की सेवा पर नहीं हो। यानी कि अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस नहीं लिखा गया है तो उसके अलावा जो भी आर्टिकल होंगे उनको रोक के रखा जा सकता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो ये दोनों ही उसके पास अधिकार है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी बी, बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास? The renter of a post box has to pay necessarily the। पोस्ट बॉक्स के किराएदार को अनिवार्य रूप से किस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है? रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स। तो इस चीज़ का उसको क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? पर्सन रिसाइडिंग विद इन द ऑर्डिनरी बीट ऑफ द पोस्टमैन कैन अप्लाई दैट हिज आर्टिकल्स मे बी डिटेन्ड इन द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर्ड टू हिम एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति डाकिए की साधारण गश्त के भीतर रहता है और वो चाहता है कि उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो उसको पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही दिए जाएं, यानी कि उसके जो भी आर्टिकल्स आए वो पोस्ट ऑफिस में रोक के रखें और जब वो पोस्ट ऑफिस में आएगा तब उसको पोस्ट ऑफिस विंडो पर भी आर्टिकल दिए जाएं। तो इस पहली तो बात इस सिस्टम को कहा किया जाता है? विंडो डिलीवरी कहा जाता है, इसको खिड़की पर वितरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये वाला यानी कि विंडो डिलीवरी वाला सिस्टम कहाँ पे होता है? ऐसे पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे पोस्ट बॉक्स वाला सिस्टम यहाँ पे ना लागू हो, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास? विंडो डिलीवरी वाला सिस्टम होता है। यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। If notice of arrival of a postal articles has once been tendered to the addressee, the article। यदि डाक वस्तु के आगमन की सूचना एक बार प्राप्तकर्ता को दे दी जाए तो वस्तु कहीं भी और रीडायरेक्ट नहीं की जाएगी, यानी कि उसके पते पर कहीं और रीडायरेक्ट उसको नहीं किया जाएगा। विल नॉट बी रीडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। The article addresses of which are not known be kept in the deposit for a period of। जिन वस्तुओं के पते ज्ञात नहीं होते उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए जमा में रखा जाएगा। तो कब से रखा जाएगा? यहाँ पे ये पूछा गया हमारे पास कि अगर कोई भी एड्रेस ही नहीं मिलता है, उस पते पर ना मिले या डोर लॉक हो, ऐसी स्थिति में तो क्या होता है कि उन इंक्वायरीज होती है उस पोस्ट ऑफिस के उस पोस्टल आर्टिकल के बारे में, यानी कि उस एड्रेसी के बारे में पूछताछ की जाएगी, उसके पड़ोसियों से पूछा जाएगा। तो इन सभी इंक्वायरीज के फेल होने के बाद उसको 7 दिन के लिए पोस्ट
पोस्ट ऑफिस में डिटेन करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 days आफ्टर ऑल इंक्वायरीज टू फाइंड द एड्रेसी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, यानी कि हमारे पास एड्रेसी के बारे में इंक्वायरीज करने के बाद भी अगर वो एड्रेसी नहीं मिलता है, उसका पता लगाने में अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो 7 दिन तक क्या किया जाएगा, उस पोस्टल आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में रोक के रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विलेज पोस्टमैन शुड कैरी विद हिम, एक गांव का डाकिया अपने साथ क्या ले जाता है, तो ए स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स पोस्टल फॉर्म्स कॉमनली यूज्ड बाय पब्लिक, आमतौर पर जनता के द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र, मनी ऑर्डर फॉर्म्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें ही वो लेके जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो आ जाएगी डी। फर्स्ट क्लास मेल्स इंक्लूड, प्रथम श्रेणी की मेल में क्या क्या शामिल होता है, हमारे पास लेटर कार्ड्स होते हैं, पीरियोडिकल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो सही हो जाएगी, बोथ ए एंड सी। द मैक्सिमम वेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए लेटर इज, तो एक पत्र के लिए अधिकतम वजन कितना हो सकता है हमारे पास, तो एक लेटर का अधिकतम वजन हमारे पास 2 किलोग्राम तक हो सकता है। सही ऑप्शन आ जाएगी सी। ए बुक पैकेट में कंटेन हैंड रिटन, एक बुक पैकेट में हाथ से लिखा हुआ क्या हो सकता है, तो बिजनेस और कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ जाएगी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द लाइसेंस फॉर यूज ऑफ पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाय, डाक फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए जो लाइसेंस होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेड ऑफ पोस्टल सर्कल के द्वारा, यहाँ पे हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी डी, कि हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन, जो हमारे पास पोस्टल डिवीजन का प्रमुख होता है, यानी कि सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है, उसके द्वारा इशू किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट, जो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको कहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है, नोट मोर देन 2 स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो लाइसेंस होता है फ्रैंकिंग मशीन का, उसके ऊपर 2 पोस्ट ऑफिस स्पेसिफाई किए जाते हैं कि आप इन दोनों पोस्ट ऑफिस में जो आर्टिकल है मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स है उनको पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन जो हो जाएगी डी, नोट मोर देन 2 स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस, 2 निर्दिष्ट कार्यालयों से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, कोइंस एंड प्रीशियस स्टोन्स कैन बी सेंट एज, जो सिक्के होते हैं कीमती पत्थर होते हैं उनको कैसे भेजा जा सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या बोली गई, ऐसे जितने भी आर्टिकल्स होंगे कोइंस, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, ऐसी सारी चीजें कैसे भेजी जाती है, इंश्योर्ड लेटर या पार्सल के थ्रू भेजी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो आ जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द पीरियड ऑफ रेंटल ऑफ अ पोस्ट बॉक्स मेंसेस फ्रॉम, पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि कब शुरू होती है, फ्रॉम द फर्स्ट डे इन विच पोस्ट ऑफिस इज अलॉटेड, जिस आपको मंथ में पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाता है उस मंथ के पहले दिन से उस पोस्ट ऑफिस के किराए की अवधि शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन से हो जाएगी, ए, बी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगी, फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ अलॉटमेंट, जिस आपको महीने पोस्ट बॉक्स जो है अलॉट किया गया उस मंथ की पहली तारीख से उस पोस्ट बॉक्स का किराया जो है उसकी अवधि शुरू हो जाएगी। द फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल्स थ्रू पोस्ट बैग्स इज अवेलेबल, है डाक बैग के माध्यम से डाक की डिलीवरी की सुविधा कहाँ पे उपलब्ध है, तो जितने भी हमारे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, an addressee may authorize the postmaster by applying in the prescribed forum to deliver or pay to his messenger his all articles, एक अभिभाषक पोस्टमास्टर को अपने संदेशवाहक को अपना सब कुछ देने भुगतान के लिए निर्धारित प्रपत्र के आवेदन के रूप में अधिकृत कर सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर एक एड्रेसी एक एजेंट को नियुक्त करता है कि उसके लिए जो भी लेटर आए, मनी ऑर्डर आए, तो उसको डिलीवर किया जाए, उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट होगा, तो उसको कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो डिलीवर किए जा सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल दिए जा सकते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल, मनी ऑर्डर, ये सारी ही चीजें दी जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एड्रेसी ऑथराइजिंग द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर आर्टिकल्स टू पर्सन्स अदर themselves will be treated as lapsed after, अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को लेख वितरित करने के लिए डाकघर को अधिकृत करने वाले पतों से प्राप्त निर्देशों को व्यपगत माना जाएगा, यानी कि उनको कितने दिन के बाद लैप्स माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दे के जाता है एड्रेसी की पोस्ट ऑफिस को ऑथराइज करके जाता है कि वो उसके आर्टिकल्स दूसरे व्यक्ति को, यानी कि एड्रेसी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं, तो वो ऑथराइज करके जाएगा उस व्यक्ति को। तो ये हमारे पास कितने महीने तक उनको रखा जाता है, वो वाली इंस्ट्रक्शंस को 3 महीने तक वो रहती हैं, उसके बाद क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द पोस्ट ऑफिस हैज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग विद इन इंडिया, डाकघर को भारत के भीतर ले जाने का विशेषाधिकार है। तो किस चीज को ले जाने का, लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स को। तो यहाँ पे से ऑप्शन जो आ जाएगी ए। द वेट ऑफ अ बुक पैकेट शुड नॉट एक्सीड, बुक पैकेट का वजन अधिक नहीं होना चाहिए, तो बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, 5 किलोग्राम। पे यहाँ पे से ऑप्शन आ जाएगी डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगी आ जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खान। जो अमजद अली खान है उनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था, तो स्रोत वादक थे। यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, डॉक्टर वी कुरियन इज फेमस इन दी फील्ड ऑफ। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे जो वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो डायरी डेवलपमेंट में वो प्रसिद्ध थे। जो हमारे पास व्हाइट क्रांति जिसे कहा जाता है या व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति जिसे कहा जाता है दूध के मामले में, तो ये हमारे पास किससे संबंधित है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन से। ऑफ द फॉलोइंग डिसीज विच वन इज कोज्ड बाय इंसेक्ट बाइट। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने पर होता है, तो कौन सा होता है, हमारे पास डेंगू होता है। या ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। फिरदौसी वाज़िफ, जो फिरदौसी था वो कौन था, तो ए पोइट एक कवि था, बिल्कुल सही बात है, वो एक कवि थे। वेल नोन फॉर हिज एपिक शाहनामा, वे अपने महाकाव्य शाहनामा के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शन सही हैं। फिरदौसी एक पोइट भी थे और उनका एक शाहनामा हमारे पास महाकाव्य जिसके लिए वो प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शंस एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है, तो हमारे पास अरबियन सी जो है, अरब सागर जो है, ये किसका हमारे पास जल निकाय है, लक्षद्वीप का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। निम्न में से किस नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो गंगा नदी का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो आ जाएगी ये आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचनद। निम्न में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है, तो जो हमारे पास रावी नदी है ये भी है, उसके बाद चेनाब नदी है ये भी है, और झेलम नदी ये भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी इंडस, इंडस नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू बीच ऑफ द फॉलोइंग। जो लूनी नदी है ये कहाँ से निकलती है, पुष्कर के पास से निकलती है, और कहाँ पे जाके गिरती है, यानी कि कहाँ पे जाके ड्रेन होती है, तो रन के कच्छ, जो हमारे पास रन का कच्छ है वहाँ पे जाके ड्रेन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो आ जाएगी ये आ जाएगी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, अब आते हैं हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप जरूर हमसे इसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, मोटर कार डज द जर्नी इन 9 आवर्स। एक मोटर कार क्या करती है, 9 घंटे यात्रा करती है। द फर्स्ट हाफ एट 12 किलोमीटर पर आवर। पहला हाफ यानी कि आधी जो यात्रा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सेकेंड हाफ एट 15 किलोमीटर पर आवर, और अगला जो आधा भाग है वो कैसे चलती है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। कंप्लीट दी सीरीज, तो श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे क्या बोला गया है, 3, 5, 9, 17, 33, 65। तो यहाँ पे हमें आगे बताना है क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 129। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, स्मॉल ब्रैकेट में 96/12 है। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रही है, प्लस क्या बोला गया 14 इंटू स्मॉल ब्रैकेट में 12 + 8 है डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ये आएगा 148। If 15 chairs cost ₹234 but will be the cost of 70 chairs। यदि 15 कुर्सियों की कीमत 234 रुपये है तो 70 कुर्सियों की कीमत क्या होगी, 1092 रुपये होगी। यहाँ पे ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगी। If 12 men get ₹4,200 for 30 days at their wages, find out the wages of 18 men for 24 days। यदि 12 पुरुषों को उनकी मजदूरी के रूप में 30 दिनों के लिए 4200 रुपये मिलते हैं, तो 24 दिनों के लिए 18 पुरुषों की मजदूरी का पता लगाएं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी बी 5040 रुपये। The average age of 30 students is 9 years. If the age of their teacher is included, it becomes 10 years. The age of the teacher in years is 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, 9 ईयर है। उसके बाद क्या बोला गया, यदि उनके शिक्षक की आयु उसमें शामिल कर दी जाए तो जो औसत बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 10 वर्ष। पहले औसत कितनी ही 9 वर्ष थी, अब कितनी बन गई, 10 वर्ष बन गई। तो यहाँ पे हमें टीचर जो है उसकी आयु बतानी है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगी डी 40 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 7 व्हेन 3 न्यू नंबर्स आर एडेड द एवरेज ऑफ द 8th नंबर इज 8.5 द एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर्स इज। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। जब 3 नई संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 8.5 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो न्यू 3 एडेड नंबर्स होंगे, लास्ट में जो ऐड किए हैं 3 नंबर्स, उनकी हमें क्या बतानी है, यहाँ पे औसत बतानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सी आंसर आएगा ये आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ 10% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड ₹45 इज स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वाज द बिल। अगर बिजली का बिल का 10% काट लिया जाता है और 45 रुपये का भुगतान करना बाकी है तो बिल कितना था। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ए, 50 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, ये ट्रेडमैन मार्क हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ डिस्काउंट परसेंट ऑफ 10% फॉर ईच कैश पेमेंट बट प्रॉफिट परसेंट डज ही मेक। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है और नकद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है, तो वह कितना लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी ए। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर इट टेक्स 2 आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। एक कार समान गति से 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो वह समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। कार की मूल गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा बी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा GDS टू MTS 2020 गुजरात सर्कल का। इसमें हमने आपको सारे ही क्वेश्चंस बता दिए, आपको डिपार्टमेंट का और जीके का कवर करवा दिया, वो आपको सोल्व करवा दिया। मैथमेटिक्स का अगर आपको कहीं लगता है प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमसे उस बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।